नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डेप्थ ऑफ आयुर्वेदा में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नीट की काउंसलिंग, जैसे जो बच्चे 600 के ऊपर हैं, जिनके मार्क्स 600 के ऊपर हैं, वो तो एमबीबीएस में चले जाएंगे, उनको एमबीबीएस सीटें आराम से अलॉट हो जाएंगी। लेकिन जो बच्चे एमबीबीएस नहीं पा रहे हैं, जिनको मतलब एमबीबीएस सीट नहीं मिल पा रही है, वो एमबीबीएस के अलावा आयुष कोर्स में या फिर होम्योपैथी या फिर यूनानी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम कि बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो 600 के ऊपर वाले जो हैं 610, 611, क्योंकि पिछले बार के कंपेयर में इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, क्योंकि पिछली बार जो रैंक 600 पे थी वो इस बार के लगभग 1000 या 2000 रैंक एक्स्ट्रा है। तो इसलिए 600 के ऊपर वाले जो हैं वो कंफर्म रहें, श्योर रहें कि उन्हें एमबीबीएस सीटें मिल सकती हैं, और जो 600 के नीचे हैं उन्हें एमबीबीएस सीटें नहीं मिल पाएंगी। और अगर उन्हें मेडिकल में इंटरेस्ट है, उन्हें मेडिकल फील्ड में जाना है, उन्हें फिर से प्रिपरेशन नहीं करना है, ड्रॉप नहीं लेना है, तो वो आयुष की काउंसलिंग करा सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, या फिर बीएचएमएस कर सकते हैं, या फिर यूनानी कर सकते हैं। बीएमएस आपको पता ही होगा कि बीएमएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा सर्जरी एंड मेडिसिन। तो बीएमएस में आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड सारी पढ़ाइयाँ होती हैं, और होम्योपैथिक में होम्योपैथिक होती हैं, और यूनानी में यूनानी से रिलेटेड पढ़ाइयाँ होती हैं। तो ज़्यादातर बच्चों का इंटरेस्ट जो होता है एमबीबीएस के जस्ट बाद बीएमएस में होता है, क्योंकि बीएमएस में इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प करी है इसको प्रमोट करने के लिए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ सर्जरी जो है वो अलाउ कर दिया है, कुछ मॉडर्न मेडिसिन को अलाउ कर दिया है, और इसके साथ साथ अब बीएमएस में नए कोर्स जुड़ गए हैं। पहले बीएमएस में डीएम नहीं होता था, और अब जो है बीएमएस में डीएम कोर्स भी आ गया है, रेडियोलॉजी आ गई है, ऐसे कई कोर्सेज आ गए हैं। अगर आप हमारा ये पूरा वीडियो देखना चाहते हैं कि हम कौन कौन से कोर्स हैं बीएमएस में, तो आप हमें कमेंट करें, हम उसके बारे में सारा अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आयुष काउंसलिंग के लिए हमें किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप चाहे ऑल इंडिया काउंसलिंग करा रहे हैं, या फिर यूपी या स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग करा रहे हैं आयुष की, तो ज़्यादातर कॉमन चीज़ें होती हैं। जो कॉमन चीज़ें वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें लगेंगी ऑल इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कोटा में, वो मैं एक्स्ट्रा अलग से पेज ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आयुष काउंसलिंग में दस्तावेज जमा करने हेतु प्रारूप। तो सबसे पहले बात करते हैं आवंटन पत्र। आवंटन पत्र का मतलब होता है कि जिस कॉलेज का आपने जो भी काउंसलिंग करवाई है, या जो भी आपको कॉलेज मिला है, ठीक है, उसका एक लेटर दिया जाता है, अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले आपका आवंटन पत्र यानी कि अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। उसके बाद आवेदन पत्र की कॉपी। आवेदन पत्र की कॉपी वो होती है जो आप नीट का एग्ज़ाम देने से पहले जो आपने नीट का फॉर्म भरा था, उसकी एक आवेदन पत्र होनी चाहिए, उसकी एक कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा हो गया राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट का ये पैसे, कितने पैसे लगेंगे ऑल इंडिया के लिए, कितने पैसे लगेंगे यूपी के लिए या अदर स्टेट के लिए, ये भी मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा या फिर नीचे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो लेकिन ये डिमांड ड्राफ्ट जो होना चाहिए वो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा ही निर्गत होना चाहिए, क्योंकि कुछ प्राइवेट बैंक भी होती हैं जो राष्ट्रीयकृत नहीं है, उनका डिमांड ड्राफ्ट मान्य नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ़ोटो 4 लिखा है, मैक्सिमम 4 लगता है, लेकिन आप 4 से ज़्यादा ही फ़ोटो लेके जाएं, 6 ले जाएं, 7 ले जाएं, 10 ले जा सकते हैं। एक लिफाफा में ये अपनी फ़ोटो आप रखे रहें। कोशिश कीजिए ये वही फ़ोटो होनी चाहिए जो आपने नीट का फॉर्म भरते समय खिंचवाया था, या जो नीट का फॉर्म भरते समय आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था। उसके बाद बात करते हैं हम नीट रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी। आपका जो नीट का रिज़ल्ट आया, जो मार्कशीट आई है, जितने भी उसमें रैंक लिखे हुए हैं, वो जो मार्कशीट होती है नीट की, वो आपको लेके जाना है, उसको भी साथ में रखना है। उसके बाद पते का प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, पते का प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र। अब निवास प्रमाण पत्र का मतलब होता है जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। ठीक है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उसका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये तहसील में बनता है, या फिर कचहरी में बनती है, या फिर नगर निगम में जो मुख्यालय से होते हैं वहाँ पे बनते हैं, वो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर मेरा तो निवास जो है कहीं और का है, लेकिन मैं कहीं पे और पे रह रहा हूँ, तो उनका एक अलग से वो बनता है, प्रोफार्मा बनता है। तो आप वो जहाँ का लगवाना चाहें, अगर आप यूपी के हैं लेकिन आप काउंसलिंग किसी अदर स्टेट में करवा रहे हैं, तो अगर आप वहाँ के स्थायी निवासी हैं, अदर स्टेट के स्थायी निवासी हैं, तो वहाँ का आपको निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और अगर आप यूपी के हैं, रह कहीं और रहें, यूपी में काउंसलिंग करा रहे हैं, तो आपको यूपी का ही निवास प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं आधार कार्ड। आपका पहचान पत्र यानी कि पहचान के लिए एक आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड 100% रख के जाइएगा। आधार कार्ड के बिना कोई काम नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। हर जगह आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपना आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी भी करवा लीजिएगा और ओरिजिनल भी लेके जाइएगा आधार कार्ड को। उसके बाद करते हैं जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र इसको बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। अब जैसे जनरल है तो जनरल में तो कोई दिक्कत नहीं, जनरल की कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं लगती। अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या फिर पीएच हैं, जो भी है, तो उसका आपको प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। और अगर आप जनरल में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जनरल के लिए कोई प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, कास्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसके बाद और जो एक्स्ट्रा प्रमाण पत्र लगेंगे, जैसे दिव्यांग है, कोई ऐसा व्यक्ति जो दिव्यांग है, वो कितने परसेंट डिसेबिलिटी है, कितने परसेंट दिव्यांग है, वो सारा आपको बनवाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिस बच्चे के भी माँ बाप या फिर उनके दादा या फिर उनके घर में कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में रहा है, उसका प्रमाण पत्र है उसके पास, तो वो अपना वो प्रमाण पत्र लेके जाएगा। अगर एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, अगर इसका सर्टिफिकेट आपके पास है, ABC जो भी है आप ले जा सकते हैं एनसीसी का। EWS, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन प्रमाण पत्र। EWS जो होता है वो जनरल के लिए होता है, जनरल के लिए EWS प्रमाण पत्र होता है और ये प्रमाण पत्र उनके आय से संबंधित होता है। EWS कितने का बनता है, ये चीज़ आप कचहरी में जाएंगे या फिर जहाँ पे बनवाएंगे नगर निगम के मुख्यालय में, तो वहाँ पे आपको वो बना दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं कॉलेज के लिए घोषणा पत्र। कॉलेज के लिए मतलब आपका कौन सा कॉलेज मिला है, आवंटन पत्र यानी कॉलेज के लिए घोषणा पत्र या आवंटन पत्र, कौन सा कॉलेज आपको मिला है वो भी आपको साथ में ले जाना। वो एक ओरिजिनल कॉपी रहती है, उसके साथ साथ आप फोटो कॉपी भी करवा लीजिए उसकी। फिर हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पहले जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे उसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आते थे, लेकिन अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के या यूपी बोर्ड के, ज़्यादातर जो होते हैं वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आते हैं। तो अगर आपका अलग अलग है तो ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों रख लीजिए, और अगर आपका एक ही है तो उसका भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों रख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं इंटरमीडिएट मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इंटरमीडिएट का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर अलग अलग है तो अलग अलग रख लीजिए, और एक में है तो उसको एक में ओरिजिनल भी रखिए और फोटोकॉपी। हमने आपको ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं इन सब की ओरिजिनल है तो ओरिजिनल भी आपको रखना है, फोटोकॉपी भी उसके साथ रखना है, कम से कम 2 या 3 कॉपी सारे के सारे रखिए। अगर आपको और कुछ इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम अगली वीडियो में आपको ये चीज़ बताएंगे। धन्यवाद।